भारतीय बहिष्कृत समाज सेवक संघ के संरक्षण में रत्नागिरी जिला बहिष्कृत परिषद द्वारा आयोजित सभा का दूसरा अधिवेशन डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में 13 अप्रैल 1927 को चिपलून में हुआ। देवराय नायक, एस.एन. शिवतरकर, डी.वी. प्रधान, एस.एस. गुप्ते और बी.आर. काडरेकर भी सम्मेलन में उपस्थित रहे। करीब 8,000 पुरुष व स्त्रियां सम्मेलन में पहुंचे। अधिवेशन के समय तनाव की स्थिति थी। अधिवेशन हेतु पंडाल की जगह पाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ा। सनातन पंथी हिंदुओं के मन में भय था कि महाड़ कांड कहीं दोहराया न जाए और अगर सम्मेलन उनके कस्बे में हुआ तो अछूत हिंदू उनके पानी को दूषित कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने बड़े ध्यान, सावधानी व सुरक्षा से सारे कुएं बंद कर दिए थे, मानो कुछ दुश्मन लोग उन पर हमला बोल रहे हो। डॉक्टर अंबेडकर और उनके सहकर्मी चिपलून के डाक बंगले में 2 दिन ठहरे थे। प्रगतिशील विचारधारा के लोग जैसे विनायक राव बर्वे और बीजी खाटू, 2 स्थानीय नेताओं ने भी अधिवेशन में उपस्थिति दर्ज कराई। ओम स्वामी राव जी ने अधिवेशन में आए प्रतिनिधियों का अभिनंदन किया और सवर्ण हिंदुओं को आशा जताई कि मौके की नजाकत को समझते हुए वे अपने दृष्टिकोण में खुलापन लाएं। अपने अध्यक्षीय भाषण में अंबेडकर ने कहा, तुम्हें अपनी दास्ता का समापन स्वयं करना होगा। अपने आत्मसम्मान को बेचकर जीवन जीना कलंकित होकर जीने के समान है। जीवित रहने के लिए आत्मसम्मान एक आवश्यक टॉनिक है। बिना आत्मसम्मान के मनुष्य शून्य मात्र है। आत्मसम्मान से जीने के लिए अपनी कठिनाइयों पर आपको काबू पाना होगा। कड़े परिश्रम व निरंतर संघर्ष से ही आपको शक्ति, आत्मविश्वास व मान्यता मिलेगी। तब उन्होंने कोंकण में परिचालित भूमि व्यवस्था, जिसे खोती कहते थे, उसके बारे में चर्चा की। खोती व्यवस्था के अंतर्गत मजदूरों का खून चूसा जा रहा था और डॉक्टर अंबेडकर ने उनको आश्वासन दिलाया कि वे पूरा प्रयास करेंगे और खोती व्यवस्था से उन्हें हमेशा के लिए मुक्ति दिलवाएंगे। उन्होंने कहा कि वे इसके लिए कोई भी खतरा झेलने को तैयार हैं। उन्होंने आगे कहा, यदि मैं यहाँ आपको आपकी दरिद्रता और लज्जित जीवन के प्रति आपको जागरूक करता हूँ तो मुझे जान से मारने की धमकी मिलेगी। मनुष्य का जीवन नश्वर है, हर किसी को एक दिन तो मरना ही है, परंतु हम यह प्रण करें कि हम अपने मनुष्य जीवन को सुधारने व आत्मसम्मान जैसे उत्तम आदर्शों के लिए समर्पित कर देंगे। हम किसी के दास नहीं हैं, हम योद्धाओं के वंशज हैं। किसी शक्तिशाली व्यक्ति के लिए अपना आत्मसम्मान खोकर और बिना स्वदेश प्रेम के जीवन जीने से बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता। तब अंबेडकर ने सुझाव दिया, क्यों न हमारे लोग पलायन करके किसी अच्छे व दूरस्थ स्थान पर जाकर बस जाएं। यह सवर्ण हिंदुओं, हिंदू जागीरदारों और जमींदारों के अत्याचारों से बचने का एक उपाय हो सकता है। उन्होंने कहा कि वे सिंध और इंदौर राज्यों में कुछ कृषि भूमि लेने का प्रयास करेंगे। उन्होंने अपने पड़ोसी मुसलमानों का उदाहरण देते हुए बताया कि वे अफ्रीकी देश जाकर बस गए थे और पैसे कमाकर व धनाढ्य बनकर कोंकण में वापिस आ गए। संभवतः पलायन व कहीं और जाकर बसने का विचार उनके मन में तब आया जब वे दूसरे पार्षदों के साथ शक्कर बांध का परीक्षण करने सिंध गए थे, जिसके अंतर्गत हजारों एकड़ रेगिस्तान की भूमि को उपजाऊ कृषि क्षेत्र में विकसित करने की आशा थी। इसी प्रकार इंदौर के महाराजा के साथ उनका नया अनुबंध हुआ था, इसलिए उनमें शायद यह आशा जगी कि वे महाराजा से अछूतों के लिए कुछ भूमि लेने में सफल होंगे। श्री विनायक बर्वे ने रात्रि भोज के लिए डॉक्टर अंबेडकर को सप्रेम आमंत्रित किया था। वे इस भोज में इस मान्यता के साथ सम्मिलित हुए कि किसी को भी ऐसे अंतरजातीय भोज में भागीदार बनना चाहिए। इसलिए नहीं कि अगर कोई ब्राह्मणों के साथ भोजन कर लेगा तो उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे, बल्कि ऐसा करना इसलिए उचित है क्योंकि ऐसे भोजों से सामाजिक मेलजोल बनता है और समानता के सिद्धांत को बढ़ावा मिलता है। 14 अप्रैल 1929 को रत्नागिरी जिला किसान सम्मेलन चिपलून में हुआ। बम्बई से अतिथियों में देवराय नायक, डी.वी. प्रधान, बी.आर. काडरेकर भी इस सम्मेलन में उपस्थित रहे। डॉक्टर अंबेडकर ने अधिवेशन की अध्यक्षता की। अंबेडकर ने भाषण देते हुए कहा, अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरा जीवन दलितों के कल्याण के लिए ही है। उन्होंने कहा कि वे एक निर्धन परिवार से हैं और वे गरीबों के बीच बम्बई के सुधार न्यास के द्वारा बनाई गई खोली में रहे हैं। अंबेडकर ने आगे कहा कि मैं आपके कष्टों को जानता हूँ। यह खोती व्यवस्था आपका खून चूस रही है। यह व्यवस्था जिसमें कृषक को सीमित अवधि के लिए जमीन पट्टे का अधिकार मिलता है,
इस व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए। इसके समाप्त होने से आपको शांति मिलेगी। अपनी निर्णायक मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको आंदोलन जारी रखना होगा। आने वाले 4 या 5 वर्षों में हम पूर्णतया अपने भाग्य व भविष्य निर्माण के निर्णय लेने में सक्षम होंगे। उस समय तक आप सबको यह ध्यान देना होगा कि अपने प्रतिनिधियों का चुनाव पूरी समझ से करें और विधायिकाओं में ऐसे प्रतिनिधि को भेजें जो पूर्ण भक्ति व निष्ठा से खोती व्यवस्था को समाप्त करने के लिए समर्पित हो।